अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। फॉरेन फंडिंग केस की बुनियाद पर पिछले कई सालों से ये सवाल उठ रहे हैं कि इमरान खान ने जो एहतसाब का स्टैंडर्ड, जो एहतसाब का मेयार मुखालफिन के लिए तय किया था, वो खुद उस पर पूरा क्यों नहीं उतरते। इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो ऑपोजिशन से कहते थे कि तलाशी दो, करप्शन के इल्जाम लगते हैं तो तलाशी दो, अदालतों के पीछे मत छुपो। लेकिन फॉरेन फंडिंग केस में 5 साल से तहरीक इंसाफ जो है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। उसकी तमाम डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे दबाव डाल रही है कि जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला करे, और दबाव डालने के लिए अब 19 जनवरी को ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेगी। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि पीटीआई को इजराइल और इंडिया से फंडिंग मिली है। हम चाहते हैं कि इस केस का फैसला जल्द हो और तमाम हकायक पब्लिक किए जाए। वो 23 अकाउंट जिनमें इसराइल से भी पैसे आए हैं, जिनमें इंडिया से भी पैसे आए हैं और गैर कानूनी फंडिंग हुई है, उन अकाउंट्स का जो है वो फैसला नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि उन अकाउंट्स का जो है वो न सिर्फ फैसला हो बल्कि उनकी मुकम्मल तफसील जो है पाकिस्तान के अवाम के साथ जो है वो शेयर होनी चाहिए। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन को यह जवाब देना पड़ेगा कि जो 23 फॉरेन फंडिंग इलीगल अकाउंट्स हैं, क्यों फैसला नहीं होता। हम मुतालबा करते हैं कि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के 19 जनवरी तक फैसला आए, जिससे पैसे मंगवा के मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। ऑपोजिशन अब दबाव डाल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर 19 तारीख को एहतजाज करने की कॉल दी हुई है। उनका मुतालबा है कि जल्द से जल्द वो जो 23 अकाउंट है उनकी तफसीलात पब्लिक की जाए और उस पर फैसला दिया जाए। शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आज उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की रुकावट ऑपोजिशन के लिए नहीं खड़ी की जाएगी। वो एहतजाज करना चाहते हैं, एहतजाज करें, लेकिन अगर कानून को अपने हाथ में लिया तो फिर कानून हरकत में आएगा। 19 तारीख इलेक्शन कमीशन के आगे आने पर इनके कोई रुकावट न डालने का फैसला किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको खुली ढील है। आपको फ्री हैंड दिया है, लेकिन अगर आप कानून को, अमन व अमान को हाथ में लेंगे तो कानून भी हरकत में आएगा। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आप एहतजाज करें, लेकिन कानून को हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका वर्जन लेंगे कि क्या वजह है ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, और अब तहरीक इंसाफ ने 5 साल के बाद एक नई पोजीशन ली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर एजेंट्स ने खिलाफ वर्जी की, एजेंट्स को बता दिया गया था कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट है। एजेंट्स की मुराद यहाँ पर कंपनीज से है कि कंपनीज ने अगर कोई खिलाफ वर्जी की है कवानीन की या कोड ऑफ कंडक्ट की, तो उसके जिम्मेदार वो कंपनीज होंगी, प्रिंसिपल नहीं होंगे। यानी कि इस केस में वजीर आजम इमरान खान नहीं इसके जिम्मेदार होंगे। ये एक नई पोजीशन है, पुरानी पोजीशन से डिपार्चर उन्होंने किया है, क्योंकि पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जाता था कि किसी किस्म की इलीगल फंडिंग हमारे अकाउंट्स में नहीं आई है। उसमें पीटीआई से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंवर दिलशाद साहब। कंवर साहब, ये केस आपने भी बड़ा गौर से देखा है, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए हैं ताखीर करने के लिए इस केस में, लेकिन अब उनकी एक नई पोजीशन है। पहले उन्होंने कहा कि इलीगल फंडिंग हमने नहीं हासिल की है, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर इलीगल फंडिंग आई भी है तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर नहीं आएगी, पार्टी पर नहीं आएगी, उन एजेंट्स, उन कंपनीज पर आएगी जिन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, जिन्होंने उन डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी की है जो उनको दी गई थी। क्या आपको लगता है कि एक मजबूत कानूनी पोजीशन ली है तहरीक इंसाफ ने? मैं ये समझ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग के बारे में जो 7 साल से मुकदमा चल रहा था और उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से अदालतों के जरिए तकरीबन 4 साल तक वो स्टे लेते रहे मुख्तलिफ अदालतों के जरिए। अब अगर यही मामला था कि उनके फॉरेन एजेंट्स ने जो उन्होंने फॉरेन फंडिंग जो कराए या जमा कराया, रकूम जमा कराई, अगर उन्होंने अपने एजेंट से नहीं करवाना था तो ये 7 साल पहले ही कह देते इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, एजेंट्स ने करवाए, वो जाने उनका काम जाने। लेकिन जो हमारा बाकायदा इसके बारे में जो इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 204 है, उसमें किसी फॉरेन एजेंट्स का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी के सरबराह जो हैं वो जो वो दस्तखत करके इलेक्शन कमीशन में जमा करा देंगे तो सारी जिम्मेदारी जो है वो पार्टी के चेयरमैन की तरफ आती है। अब कोई पार्टी भी हो, हम नाम किसी का नहीं लेते, कोई चेयरमैन भी हो, कोई सदर हो, उसकी तरफ से चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट वो दस्तखत कर देता है, उसकी सारी जिम्मेदारी जो है, अगर करप्ट प्रैक्टिस हुई है या फॉरेन फंडिंग हुई है या ऐसी शख्सियात से फॉरेन फंडिंग हुई है जो ममनुआ में जिम्मे में आती है, तो ये जो हमारा इलेक्शन एक्ट
2017 का जो सेक्शन 204 वाज़ह तौर पर एक्सप्लेन करता है, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई फॉरेन फंडिंग गैर मुल्क के शहरी यानी पाकिस्तान का शहरी ना हो, वो अगर जमा कराए वो भी जुर्म में आता है। इसी तरह कंपनियों का जिक्र किया, फॉरेन कंपनियां, थिंक टैंक, फर्म, इसी तरह सबका उन्होंने जिक्र किया कि अगर वो पाकिस्तानी नहीं है और उनके जरिए अगर कोई फॉरेन फंडिंग कराए तो ममनुआ फंडिंग के ज़िम्मे में आती है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजाज है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनके वकला ने 7 साल के बाद अपने ही केस को जो है। अच्छा, लेकिन कंवर साहब जो जवाब जमा करवाया उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शंस दी थी, अगर उससे तजावुज एजेंट करते हैं यानी कि कंपनीज करती हैं तो उसकी जिम्मेदारी फिर नहीं आएगी प्रिंसिपल पर, यानी कि इस केस में अगर पार्टी के सरबराह इमरान खान है तो उन पर जिम्मेदारी नहीं आएगी। और उन्होंने सेक्शन 228 का सहारा लिया है। जरा एक्सप्लेन करेंगे कि सेक्शन 228 कहता क्या है? सेक्शन 228 जो हमारा जो इसमें जो बाकायदा जो कानून जो है इलेक्शन एक्ट 2017 जो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो है वो तो 200 से लेकर 214 तक है, वो उसमें मुकम्मल तरीके से उसको वाज़ा कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि सेक्शन 210 के तहत कि अगर ऐसी सियासी पार्टियां बाकायदा जो फंडिंग जमा करती है वो ज़िम्मे में आ जाती है तो वो बाकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन भी बाकायदा मजाज है और उस पार्टी के खिलाफ केस रेफरेंस भिजवाया जा सकता है कि इस पार्टी ने गैर ममनुआ तरीके से अपनी फंडिंग की है, उसका वो सिंबल जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। अगर सिंबल अगर किसी पार्टी का भी, हम नाम नहीं लेते, किसी पार्टी का सिंबल अगर वापस ले लिया जाए तो उसके जो कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के जो मेंबर हैं तो उनकी तो खत्म हो जाती है मेंबरशिप, वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं रहे। तो इन हालात को देखते हुए मामला बहुत ही गंभीर और संगीन होता जा रहा है। साहब, क्या मामला वाकई इतना गंभीर और संगीन है? क्योंकि जो 204 है इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 204 है वो तो बड़ा वाजे है कि अगर कोई इलीगल प्रोहिबिटेड फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग है भी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको कॉन्फिस्केट कर लेगी, वो पैसा जब्त हो जाएगा। 204 पार्टी बैन करने की बात तो नहीं करता, जिस कोशिश में इस वक्त ऑपोजिशन जमातें भी नजर आती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब ये फैसला करेगा कि जुलाई 2014 में तहरीक इंसाफ ने जो अपनी पार्टी के गोशवारे, लाइबिलिटी और एसेट्स जमा करवाए थ्रू चार्टर्ड ऑफिसर के जरिए और दस्तखत कर दिए चेयरमैन ने, तो वो अगर वो मुस्तरद कर देती है, वो कहेंगे 2014 में जो आपने पार्टी के बारे में एसेट्स और अपने तमाम लाइबिलिटी के बारे में जो आपने रिकॉर्ड जमा कराया था, हम उसको मुस्तरद करते हैं। जो अगर मुस्तरद कर देंगे तो जो सेक्शन जो है हमारा 213, 214 उसके तहत उस पार्टी का सिंबल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब पार्टी का सिंबल ख़त्म हो जाएगा तो पार्टी की साख ख़त्म हो जाएगी। तमाम जो कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के मेंबर हैं उनकी हैसियत एक आज़ाद हो जाएगी। अच्छा कंवर साहब, आप फिर बात करें सेक्शन 213, 214 की, जिसमें आप कह रहे हैं कि पार्टी सिंबल वापस लिया जा सकता है, लेकिन जो 204 है वो तो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इसमें दायरा कार है वो ये है कि पार्टी की अगर कोई फंडिंग है जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है तो उसको जब्त कर सकते हैं। ये दायरा कार बताया गया है ना उनका? नहीं, आप 204 के तहत जब वो तमाम जो बहके सरकार जब्त हो जाएगी तो आप ये समझे कि पार्टी की साख कहाँ रह गई। जो उस पार्टी के फंड जब्त करवा देता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खुद इख्तियारात हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो पार्टी किसी को बैन नहीं कर सकता, किसी को कालदम करार नहीं दे सकता, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, वफाकी हुकूमत का मामला है और आर्टिकल 17 के तहत होता है। लेकिन यहाँ तो ये है कि उसको वो फंड अगर वो जब्त कर लेता है तो पार्टी की साख कहाँ रह गई। तो इस लिहाज से जो बाकी इदारे हैं, बाकी सियासी पार्टी हैं, वो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए कि इस पार्टी के फंड जब्त हो गए हैं गैर ममनुआ होने की हैसियत से, गैर मुल्की फंड लेने के चक्रों में, तो पार्टी की साख कहाँ रहेगी। इसी तरह को इलेक्शन के पाकिस्तान ये कहेगा जो आपने हमें गोशवारे जमा करवाए थे वो हम मुस्तरद करते हैं, वो नामंजूर करते हैं। उसके तहत जो रूल जो है इसका इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 का मामला पीटीआई की साख का है ना, कि अगर ये एस्टैब्लिश होता है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग है तो उनकी साख मुतासिर होगी। लेकिन जो 212 है जो पॉलिटिकल पार्टी की डिसोल्यूशन के हवाले से बात करता है वो तो बड़ा वाज़ेह है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये फाइंडिंग है कि ये गैर कानूनी और प्रोहिबिटेड फंडिंग है तो फिर वो उस पर डिक्लेरेशन दे सकते हैं। लेकिन जो पार्टी बैन करने का फैसला है वो वफाकी हुकूमत का होगा। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला कर रहे हैं कि क्या कोई पार्टी फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं।
वफाकी हुकूमत के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के पास वो मामला जाएगा 15 दिन के अंदर। तो ये इख्तियार तो फेडरल गवर्नमेंट का है ना कि किस पार्टी को उन्होंने फॉरेन फंडेड पार्टी डिक्लेयर करना है। नहीं बिल्कुल, लेकिन चूंकि वफाक में हुकूमत तहरीक इंसाफ की, वो अपनी पार्टी को तो बैन नहीं होने देगी। इस पर दूसरी पार्टियां जो है, सियासी पार्टी अपोजिशन है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेगी कि जनाब इस पार्टी के फंड जब्त हो गए हैं, अब इस पार्टी का मौजूद खतरे में हो गया है, तो आप इसके बारे में फैसला करें। तो वो पार्टियां जो है गैर बाकी सियासी जमातें, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी, वफाकी हुकूमत तो नहीं जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात यह होगी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अगर 2014 के जो असासे जमा करवाए पार्टी की तरफ से और चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से गए और चेयरमैन ने दस्तखत किए हुए हैं, तो उसका सिंबल अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वापस ले लिया तो वो एक किस्म का पार्टी के बारे में एक बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा। और उनकी मेंबरशिप इतने भी उस सिंबल के तहत जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो उनकी हैसियत जो है वो एक मुतनाज़ा हो जाएगी। अच्छा, मेरे सामने ये पड़ा हुआ है 215 भी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो एलिजिबिलिटी के हवाले से है कि कौन सी पार्टी सिंबल की एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन क्या वो सिंबल वापस लिया जा सकता है जिसकी बुनियाद पे उनके एमएनए एमपीएस अपनी पोजीशन पे बरकरार नहीं रहेंगे? ये इसकी तफसीलात मुझे नहीं नजर आई है इलेक्शन का जो एक्ट है 2017 का। लेकिन दूसरी बात जो आप ये कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत अगर इस केस में खुद पार्टी है, यानी कि वो अपनी जमात को तो बैन नहीं करेंगे, तो दूसरी पार्टीज जो है वो जा सकती हैं अदालत के पास। ये तो नहीं लिखा हुआ है 212 में, तो बाकायदा लिखा हुआ है कि ये इख्तियार वफाकी हुकूमत का है, वही ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी फॉरेन फंडेड पार्टी है। दूसरी पार्टीज कैसे लेके जाएंगी ये मामला? वो तो आर्टिकल 99 के तहत जो पार्टी जाना चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने की मिजाज है ना, उसका तो आर्टिकल 199 तो खुली इजाजत देता है, हर शहर इजाजत देता है कि जिसके बारे में शिकायत हो जा सकता है, तो आर्टिकल 199 के तहत जाएगा। लेकिन इसमें जो अकबर एस बाबर साहब ने जो दावा जमा करवाया हुआ है तो बहुत आगे तक जाता है ना। ये छोटा सा तो मामला नहीं रहा है कि हमने 2 एजेंट मुकर्रर किए थे, उन्होंने हमें नहीं मालूम था फंड वो कहां से इकट्ठे कर रहे थे। लेकिन आगे जो अकबर एस बाबर की जो पिटीशन है वो बड़े संगीन इल्जामात पर मबनी है ना, वो आगे अपना सबूत पेश करेंगे, वो बताएंगे कि जनाब ये फंडिंग कहां से आई है और किन किन ममालिक से आई है। तो वो तो मामला बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा ना। एक छोटा सा इशारा हो जाए कि पार्टी के फंड जब्त हो जाते हैं, तो इसके मुताबिक जो है तो बहुत बड़ा आगे पंडोरा बॉक्स खुलेगा ना हमारा ये मामला। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि एक बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा। कानूनी पोजीशन एक तरफ है, सियासी पोजीशन तहरीक इंसाफ की इस केस में वीक रही। जैसे मैंने कहा, इमरान खान साहब कहते थे ऑपोजिशन को तलाशी दो, अदालती फैसलों के पीछे ना छुपो। लेकिन आपको एक टाइमलाइन बताते हैं कि जब से ये केस शुरू हुआ, ताखीरी हरबे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या इस्तेमाल किए हैं। 2015 26 नवंबर में तहरीक इंसाफ ने कहा और इसको चैलेंज किया कि इलेक्शन कमीशन का ये दायराकार नहीं है, और उन्होंने अकबर एस बाबर की हैसियत को भी चैलेंज किया। इसके बाद अगस्त 2017 में तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की और उनसे ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पे स्टे दिया जाए, क्योंकि एक जगह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है और दूसरी तरफ वो ये केस भी सुन रहे हैं, इसलिए हमें इस केस में स्टे दिया जाए। फिर मई 2018 में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी कि कार्रवाई को खुफिया रखा जाए, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। फिर नवंबर 2019 में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी कि पीटीआई का फंडिंग केस अलग से ना सुना जाए, जो दूसरी पार्टी के केसेस हैं उनसे इसको क्लब कर दिया जाए। वो दरख्वास्त भी मुस्तरद हुई और फिर जनवरी 2020 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और ये तमाम ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने के अलावा हेयरिंग जब होती थी इलेक्शन कमीशन में, तो कई मरतबा तहरीक इंसाफ ने अपने वकला की टीम को भी तब्दील किया, जिसके बाद ये केस मजीद ताखीर का शिकार होता रहा। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर आने से पहले मुझे ज़रा ये बताइए कि इतनी तनकीद होती है अपोजिशन की जानिब से कि अगर आप इतने ऑनेस्ट हैं, सच कहते हैं, तो आके तलाशी दे दें। कभी अदालतों के पीछे छुपते हैं, कभी दायराकार को चैलेंज करते हैं, ये क्यों करते हैं? अगर आपकी कोई इलीगल फंडिंग नहीं है, कोई प्रोहिबिटेड फंड्स नहीं है, केस तो पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने मौकिफ देने में बड़ी ताखीर की, और अब जब मौकिफ दिया है तो वो उससे बरक से जो आप 5 साल से लेते रहे।
नहीं शहजाद, बात यह है कि मैं फैक्ट्स आपके सामने दुरुस्त रखना चाहता हूँ। देखें, जब आप लीगल ग्राउंड्स के ऊपर किसी फोरम के ऊपर, जहाँ पर कोई अदालती फोरम हो, इलेक्शन कमीशन का फोरम हो, तो एक वकला की हिकमत अमली होती है। वकला हमेशा जो है वो कानूनी टेक्निकलिटीज़ को भी जो है वो सामने रखते हैं। जो बात हमारे ऊपर बार बार की जाती है कि हमने डिले किया, आपके इल्म में होना चाहिए कि इसी केस को जो है वो हनीफ अब्बासी साहब अकबर एस बाबर के केस को कॉपी पेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे। हम नहीं लेके गए थे, हनीफ अब्बासी लेके गए थे। जब मामला इस पाकिस्तान की सबसे आला फोरम जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ था, तो अल्टीमेटली वहाँ से जो फैसला आना था तो उसकी बुनियाद पर प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ रही थी। जब वो फैसला आ गया, वाज़े हदायतनामा आ गया, मैं आपका प्रोग्राम भी सुन रहा था जिसमें उन्होंने वाज़े कर दिया कि फॉरेन फंडिंग का केस वफाकी हुकूमत बना सकती है। इलेक्शन कमीशन प्रोहिबिटेड फंडिंग को जो देखे और तमाम पार्टीज को क्रॉस दी बोर्ड उसके अंदर देखे। जहां तक रही बात अकबर एस बाबर के हवाले से, देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए हुए 3 साल हो चुका है और उन्होंने कहा कि ये दायरेकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। और दूसरा, मैं इसीलिए ये मैंने मिसाल दी, जब ऑपोजिशन के लोग भी अदालत जाते थे तो वजीर आजम इमरान खान उस वक्त ऑपोजिशन में थे, वो कहते थे देखें अदालती फैसलों के पीछे ना छुपे, तलाशी दे दें। आप कह रहे हैं कि वकला की टीम की अपनी स्ट्रेटजी होती है, आपने सिर्फ अकाउंट्स दिखाने हैं और ये साबित करना है कि कोई इलीगल फंडिंग नहीं आई, इतना सा मामला है। नहीं शहजाद, इसके दो पहलू हैं। हमने कभी भी जो है वो अपने अकाउंट्स को दिखाने से हमने गुरेज नहीं किया। आप इस चीज़ को फैक्ट पे रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो बाकायदा अपने अकाउंट्स की बुक कीपिंग करती है, जिसके A+ कैटेगरी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ना वो PMLN के हैं ना पीपल्स पार्टी के हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, आप चेक कर लें, ठीक है। इसके अलावा हमने वो जो चीज़ें हमसे स्क्रूटनी कमेटी मांगती रही है वो हमने वहाँ पर फ्राहम किया है, रिकॉर्ड फ्राहम किया है। स्क्रूटनी कमेटी को चीज़ों को जांचने पड़ताल में और फिर काउंटर आर्गूमेंट्स के ऊपर जो है वो वक्त दरकार होता है। उसका फैसला स्क्रूटनी कमेटी ने करना है कि उसने कितने दिनों की डेट डालनी है। इसी तरह के एक केस पीपल्स पार्टी PMLN का 4 साल से चल रहा है, 20 से ज़ायद उसके इजलास हो गए हैं, लेकिन हर बार 1 महीने की डेट डल जाती है। हमने तो कभी नहीं कहा कि जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ऑनरेबल कमीशन के ऊपर प्रेशर ना डालें, उसे इन्फ्लुएंस ना करें। नहीं, अब उनका कहना तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5-6 साल से फैसला नहीं दिया। स्क्रूटिनी कमेटी बने हुए 2-2.5 साल हो चुके हैं, वो भी फैसला नहीं दे सकी है। और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर हमें वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रही, जो कि एक पिटिशनर का हक है, जो कि एक ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएं। वो कहते हैं पिटिशनर को दिए नहीं जा रहे। देखें, ये शहजाद ये जो वो कहते हैं ना, ये वो कहते हैं, लेकिन हमने तो वो देखना है जो इलेक्शन कमीशन कहता है। मैं खुद स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग्स में जाता हूं, PMLN और पीपल्स पार्टी की। हमें भी स्क्रूटनी कमेटी ने उनका डेटा नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि हम ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रख देंगे, अगर वो हमें इजाजत देंगे तो हम आपको भी डेटा दे देंगे और अकबर एस बाबर को भी दे देंगे। आप ये कह रहे हैं कि स्क्रूटिनी कमेटी का ये इख्तियार ही नहीं है कि वो डेटा दे सके, ये इख्तियार नहीं है स्क्रूटिनी कमेटी का, और ये फैसला इलेक्शन कमीशन बाद में करेगी। नहीं, मैं आप बात समझ नहीं रहे। ये मैं आपको स्क्रूटिनी कमेटी के हवाला दे रहा हूं कि वो ये कहते हैं कि हमने गाइडेंस लेनी है कमीशन से, हम ये कमीशन के सामने रखेंगे। हमने भी मुतालबा किया है कि जो PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड जमा करवाया है, अच्छा, वो आप हमें भी दें काउंटर आर्गुमेंट करने के लिए। मुझे अगर मुख्तसर आप बता सके जो केस आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ किया है, कमेटी का ये अपना फैसला है, ये हमारा फैसला नहीं, हमने मुखालफत नहीं की। पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ जो आपने केस किया है, उस केस की बुनियाद क्या है, अगर आप मुझे मुख्तसर बता सके। देखें शहजाद साहब, मैं उसको बड़ी जल्दी से आपको उसकी बुनियाद बता देता हूं। उसकी बुनियाद है जो कि लॉ है पाकिस्तान के अंदर, जिसका सुप्रीम कोर्ट हवाला देता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होनी है। जब हमने इनके अकाउंट्स को देखा तो इनके ना ऑडिटर जो हैं वो सर्टिफाइड हैं, इनके अकाउंट्स में रकूम आई है अरबों रुपए की। उनका सोर्स जो रिक्वायरमेंट है फॉर्म 1 की कि जहां से पैसा आए उसका सोर्स बताना जरूरी है, उसका ये सोर्स नहीं बता रहे। पीपल्स पार्टी USA LLC अमेरिका में रजिस्टर्ड है। मार्क सीगल को लाखों डॉलर की लॉबिंग करने के लिए जिसने NRO लेके दिया था परवेज मुशर्रफ से, कोंडालीजा राइस की ऑनर ऑफ द वर्ल्ड किताब में लिखा हुआ है,
उसका कोई रिकॉर्ड नहीं इन्होंने शो किया हुआ अपने पास, तो ये अपना रिकॉर्ड ही जमा नहीं करवा रहे। ये इंपॉर्टेंट नुकता है इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला है। ठीक है फारूक साहब, ये आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में, सर मैं क्योंकि पीटीआई के हवाले से बात करना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में कंपनी बनाई है जिसके जरिए फंडिंग होती है, तो कंपनी बनाकर बाहर की कोई कंपनी हो वो तो फंडिंग नहीं कर सकती ना कानून के मुताबिक। अब आप तो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 2 अमेरिकन कंपनीज हैं, 2 एजेंट्स हैं जिसके जरिए पीटीआई को पैसा मिला, और आप कह रहे हैं कि वो एजेंट जिम्मेदार होंगे अगर उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की है तो। नहीं शहजाद ऐसे नहीं है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेने दें, मुझे एक्सप्लेन कर लेने दें, सिर्फ मैं 10 सेकंड पहले लूंगा फिर आपकी बात पे आ रहा हूं। ये इलेक्शन कमीशन का 24 सितंबर का फैसला है जिसमें वाज़े इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग स्क्रूटनी कमेटी को ताउन नहीं कर रही, उनको रिकॉर्ड जमा नहीं कर रही जो मांग रहे हैं, उसकी डेडलाइन गुजर गई है। मैं उम्मीद करता हूं ये 18 जनवरी को इनकी हेयरिंग है, ये एहतजाज से पहले अपना रिकॉर्ड लेकर आएंगे। अब आ जाते हैं आपके सवाल पर। देखें अमेरिका के अंदर ये कानून है, अगर आपने कोई लॉबियस्ट को हायर करना है या आपने वहां से फंडिंग लेनी है तो वहां पर आपको फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1938 जो जस्टिस एंड लॉ डिपार्टमेंट के अंडर है, वहां पर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ती है। हमारी कंपनी का जो एजेंट है वो पाकिस्तानी नेशनल है, नाइकॉप होल्डर है, वो कोई फॉरेन नेशनल नहीं है। लेट्स अपना जो है ना रिकॉर्ड को हम स्ट्रेट कर लें। लेकिन अगर फारूक साहब अगर पाकिस्तानी एजेंट है भी आपका, अगर पाकिस्तानी एजेंट है लेकिन कंपनी रजिस्टर हुई है अमेरिका में, तो वो एक अमेरिकन कंपनी कहलाएगी ना। तो कोई अमेरिकन कंपनी के जरिए क्या पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात फंडिंग हासिल कर सकती है? आप बात को फॉलो नहीं कर रहे। नहीं, मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा हूं फारूक साहब। आप अगर मेरे सवाल का जवाब दे दे, आपकी बात समझ के ही मैंने सवाल किया है कि अगर कोई, सर एक सेकंड आप सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि मैं समझ नहीं रहा हूं, तो मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं, क्योंकि आप बीच में इंटरप्ट कर देते हैं तो शायद आप सवाल नहीं सुन सकते। अगर आप कह रहे हैं कि जो अमेरिका में कंपनी है वो एक पाकिस्तानी एजेंट है, सवाल मैं ये कर रहा हूं कि पाकिस्तानी एजेंट तो होगा बेशक, लेकिन कंपनी अमेरिकन है, तो क्या कानूनी इजाजत देता है कि उस अमेरिकन कंपनी से फंडिंग किसी सियासी जमात को मिल सके? देखें, बिल्कुल जो यूएस का कानून है वो इजाजत देता है। सर यूएस नहीं, पाकिस्तान के कानून की बात कर रहा हूं सर। वो पैसा, मैं इलेक्शन एक्ट 2017 की बात कर रहा हूं। मैं तो आपको वहां एक मिनट पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तान के एक्ट की भी बात बता रहा हूं। पाकिस्तान का एक्ट जो है वो हमें इजाज़त दे रहा है 2017 कि आप जो है वो पाकिस्तानी जो ड्यूल नेशनल्स भी हैं, जो नाइकॉप होल्डर्स हैं, आप उनसे पैसा ले सकते हैं। ये वाजे लिखा हुआ है इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर, ये बड़ा डिटेल्ड वाजे कर दिया है। पहले पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के अंदर ये उस वक्त खामोश था, लेकिन जब एक्ट 2017 आया है तो इसमें बड़ा वाजे कर दिया है। अगर वहां से पाकिस्तानी नेशनल्स पैसा भेज रहे हैं तो उसके ऊपर पाकिस्तानी नेशनल किस्म का कानून के अंदर लेकिन फॉरेन कंपनीज नहीं भेज सकती ना। तो मैं यही जानना चाह रहा था, बेशक पाकिस्तानी हो लेकिन वो कंपनी तो अमेरिका में रजिस्टर्ड है। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दे, क्योंकि आज भी ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है, इजराइल से है, वो पाकिस्तानी नहीं है ना, वो ओवरसीज पाकिस्तानी, वो फॉरेन नेशनल्स हैं। क्या पीटीआई की फंडिंग किसी भी फॉरेन नेशनल ने की है या नहीं की है? मैं आपको कैटेगोरिक जवाब दे रहा हूं, ये सफेद झूठ है। और जो ये लोग ये बात कर रहे हैं उनको इसकी अलिफ बे का भी नहीं पता। ये जो पीएमएलएन राणा सनाउल्लाह ने जो बात की है, ये तो पटिशनर भी नहीं है। इन्होंने तो उस मैच का कप लेने की कोशिश कर रहे हैं जो मैच नहीं इन्होंने खेला। फिर मुझे ये बता दीजिए, गिरे हुए हैं कि अगर आप, हमने तमाम पैसा बैंकिंग चैनल से आया है और पाकिस्तानियों से आया, और उसका रिकॉर्ड जमा है, सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाया, तो फिर इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवाया। ये पोजीशन आप लोगों ने 2 दिन पहले क्यों ली है कि अगर कोई ऐसा पैसा प्रोहिबिटेड आया भी है तो उसकी जिम्मेदारी पार्टी सरबराह पर नहीं आएगी, एजेंट पर आएगी? ये पोजीशन क्यों ली है अगर आपकी कोई इलीगल फंडिंग है ही नहीं तो? नहीं, उसमें नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, उसको ट्विस्ट किया गया सिर्फ उसकी एक लाइन को, उसका अगला पैरा नहीं पढ़ा गया। हमने जो है प्रिंसिपल एजेंट वो होता है जो अपना एजेंट मुकर्रर करता है। प्रिंसिपल एजेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एजेंट वहां पर हमारा पाकिस्तानी नेशनल है। उसके साथ हमने अपने रिलेशन को डिफाइन किया है कि एक ताल्लुक क्या होता है। ताल्लुक ये होता है कि प्रिंसिपल एजेंट उन्हें बताता है कि आपने इन गाइडलाइंस के मुताबिक पैसे लेने हैं। ये हमने कानून के मुताबिक बात की। लेकिन दूसरे पैरे में हमने ये भी कहा कि हमारे तमाम पैसे नोटराइज्ड हैं, नाइकॉप होल्डर्स ने दिए हैं, बैंकिंग चैनल से आए हैं, इनकी तरह हवाला टीटीओ के जरिए नहीं आए। ठीक है, तो आपका क्लेम ये है कि कोई फॉरेन फंडिंग किया गया, किसी फॉरेन नेशनल ने फंडिंग नहीं की आपकी पार्टी को। अब जब केस का फैसला आएगा तो सामने आ जाएंगी तमाम चीजें। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद एक और इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान ने $4.5 अरब रुपए यानी कि $28 मिलियन की पेमेंट ब्रॉडशीट को कर दी है। इसके बाद भी ये तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ और उसकी एक वजह यह है कि ब्रॉडशीट के जो ओनर हैं कावे मुसवी, उन्होंने अब क्लेम्स करना शुरू कर दिए हैं। वो तरह तरह के क्लेम्स कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। अगर कोई दावा नून लीग के ख़िलाफ़ होता है तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस पर पॉइंट स्कोरिंग करती है। अगर कोई दावा हुकूमत के खिलाफ होता है तो उस पर ऑपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक और मामला सामने आया है। कम्युनिकेशन जो यूबीएल बैंक की, जिनके अकाउंट से ये पैसे डेबिट किए गए, पाकिस्तान हाई कमीशन और फॉरेन ऑफिस के दरमियान जो इस दौरान कम्युनिकेशन होती रही है, वो अब मंजर आम पर आई है, जिसमें यूबीएल बैंक की तरफ से लंदन हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद ये लेटर लिखा गया कि आप हमें इन राइटिंग ये दे दें ताकि हम ये अमाउंट $28 मिलियन की अकाउंट से डेबिट कर दें, पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट से डेबिट कर दें। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हमें यूनिलैटरली कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। जिसके जवाब में पाकिस्तान हाई कमीशन ने यूबीएल बैंक को रोकने की कोशिश की कि आपने अगर ये पैसे ट्रांसफ़र किए हमारी इजाज़त के बगैर तो हमारे जो ताल्लुकात हैं बैंक से वो ख़राब हो जाएंगे, वो मुतासर होंगे। और ये भी कोशिश की गई पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इस्तेमाल करके ये रकम रोक ली जाए और ये रकम ब्रॉडशीट को ना दी जाए, लेकिन इसमें भी हमें नाकामी हुई है। इस पर बात करेंगे तफसील से। जियो लंदन के कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा अली शाह साहब। मुर्तज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये स्टोरी आपने बहुत सारी स्टोरीज जो इस वक्त मंजर आम पे आ रही हैं वो 1-1.5 साल पहले आप अपनी रिपोर्ट्स में बता चुके हैं, लेकिन ज़रा इस मामले पर रोशनी डालिएगा। ये जो लेटर इस वक्त सामने आया है कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये रकम हमें ना देनी पड़े, जिसके लिए हमने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, बैंक को भी रोका कि ये रकम ना दी जाए। फिर हुआ क्या? बैंक ने तो रकम पे कर दी और पाकिस्तान को ये पेनल्टी देनी पड़ी है। जी शहजाद साहब, ये एक्चुअली जो जिस चीज़ का आपने अभी इंट्रो दिया, ये वो डिस्कशन थी जो पाकिस्तानी मीडिया पे होनी चाहिए थी। इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए थे कि आखिर ये स्ट्रेटजी थी क्या, कि पाकिस्तान ने पैसे लंदन में ट्रांसफ़र भी किए नैब ने, और फिर कहा यह जा रहा है कि वो ब्रॉडशीट को पैसे नहीं देंगे, फिर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की तरफ गए। और बहुत बड़ा स्कैंडल ये शहजाद साहब कि हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत से कहा कि हमें डिप्लोमेटिक या सॉवरेन इम्यूनिटी की में आप हेल्प करें ताकि हम ये पैसे ना दें। एफर्ट ये लीगल एडवाइस दिया गया कि ऐसा तरीका किया जाए कि ये पैसे बिल्कुल दिए ही ना जाए, सिर्फ और सिर्फ जो एलन एंड ओवरी है उनको लीगल फीस पे की जाए। लिहाजा जब कोर्ट की तरफ से इस चीज को इग्नोर किया गया, कि मैं आपको ये बताऊं कि तकरीबन 6 महीने पहले एक इंटरिम कोर्ट ऑर्डर आया था। उस कोर्ट ऑर्डर में पाकिस्तान को कहा गया था कि आप वो पैसे देने पड़ेंगे आपको, और उस वक्त एक्चुअली पाकिस्तान के जो अकाउंट से उसी वक्त उनके ऊपर इंटरिम चार्जिंग ऑर्डर आया था। ये स्टोरी हमने की थी द न्यूज में कि अब पाकिस्तान में ये कैबिनेट में ये मामला डिस्कस हुआ कि अब पाकिस्तान प्रिपेयर कर रहा है $27 मिलियन देने के लिए। पैसे लंदन आ गए, लेकिन उसके बाद बावजूद स्ट्रेटजी ये थी कि ये पैसे ब्रॉडशीट के ऑनर को नहीं देने। कोर्ट को फिलहाल जो कोर्ट ऑर्डर है उससे कंप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बाद हम भाग जाएंगे और जो बाकी मामला हैं वो ये मामला स्ट्रेटजी ये थी कि ये नवाज शरीफ के जो एप्लीकेशन थी ब्रॉडशीट के ऑनर की, वो और जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स ये आपस में वो लीगली लड़ेंगे जबकि पाकिस्तान पैसे नहीं देगा। ये फ्लॉड स्ट्रेटजी थी। उसके बाद जो कोर्ट ने फिर जो 17 दिसंबर को ये ऑर्डर किया, लंदन हाई कमीशन जो अपना यहाँ पर जो ब्रॉडशीट के ऑनर है उन केस में यूबीएल को, कि आपके अकाउंट्स फ्रीज किए जाते हैं, पाकिस्तान के अकाउंट्स फ्रोजन है और ये अमाउंट जो बाय द एंड ऑफ दिसंबर ये डेबिट होनी है। उसके बाद जो हुकूमत पाकिस्तान ने, जो लंदन हाई कमीशन ने पाकिस्तान को भी लिखा और यूबीएल को लिखा कि आपके हमारे ताल्लुकात खराब होंगे। यूबीएल ने फिर इनको जवाब दिया कि जो अमाउंट हमारे अकाउंट्स में है हम हर हाल में पे करेंगे, इसलिए कि हम अगर पे नहीं करेंगे तो हमारा जो लाइसेंस है जिसको जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जिसको दिया हुआ, जो बरतानवी हुकूमत ने दिया, हमारा लाइसेंस और हमारी रेटिंग खराब होगी। और इस पे यूबीएल और इनके दरमियान ये तनाजा पड़ा। और आखिरी बात कि बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान हाई कमीशन को, जो फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस है, उनको कैटेगोरिकल कहा कि ये कोर्ट ऑर्डर है, आपको ये आप जाने और कोर्ट जाने, इसका डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से ताल्लुक नहीं है। और पहली बार ये हुआ है कि पाकिस्तान की इस केस में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई, यानी इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी विड्रॉ हुई। कोर्ट जो फ्रीजिंग ऑर्डर हुए और मजबूरन जो पाकिस्तान की जो टीम है उसको ये पैसे देने पड़े। मतलब इस बात के चांसेस ही कम थे कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इस्तेमाल करके फायदा उठा सके, क्योंकि लंदन हाई कोर्ट फाइनेंशियल डिवीजन का एक ऑर्डर आ चुका था। शहजाद साहब, ये तकरीबन 2.5 साल पहले ही लीगल टीम को पता होना चाहिए था कि क्या हो गया है। जब पहले जो ऑर्डर्स आए थे 2016-17 में ये क्लियर हो गया था। 18 में हमने स्टोरी की थी। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता जाऊं कि 2018 को मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें कहा था
कि ये मामला हो गया और अब पाकिस्तान को तकरीबन 28 मिलियन जो यहाँ पे करने पड़ेंगे, इन टोटल नियरली 65 मिलियन। उस वक्त नैब ने एक प्रेस रिलीज इशू की थी और कहा था कि ये खबर गलत है और ये कि इदारों को बदनाम किया जा रहा है। वो स्टोरी अगर आप उठा के देखते हैं 2018 की या 2 साल बाद 110% वही स्टोरी वो पूरी की पूरी एक्यूरेट साबित हुई और जो अमाउंट हमने उस वक्त कोट की थी वही अमाउंट अब पाकिस्तान ने पे किया ब्रॉडशीट को। अच्छा, एक इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे इल्ज़ाम अब लगाए गए हैं कावे मूसवी की जानिब से। क्या इसकी एक वजह ये भी समझ आती है कि वो चाहता था कि दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो पाकिस्तान से? उसने बताया भी कि कोई एक बड़ा $1 बिलियन का अकाउंट है, मैं उसको ट्रेस कर सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान ने वो डील इसलिए नहीं की क्योंकि कोई ऐसे सबूत नहीं थे, वो एविडेंस उसने नहीं दिए। क्या उसके बाद से ये इंकशाफ करना शुरू हुए हैं और ये तमाम डिटेल्स बता रहे हैं? देखिए, जो हमने उस वक्त 1.5 साल पहले जो मई 2020 जो हमने रिपोर्ट किया था 2019 में, वो रिपोर्ट यही थी कि लंदन से यहाँ पे बाकायदा तौर पर ब्रॉडशीट के साथ निगोशिएट करके जफर अली क्यूसी पाकिस्तान गए, इमरान खान साहब से मिले, कैबिनेट के दीगर लोगों से मिले और वो वहां पर जो शहजाद अकबर साहब अब कंफर्म कर चुके हैं कि हाँ वो आए थे और वो एक प्रपोजल भेज रहे थे कि हम ये एसेट्स हमें हायर किया जाए। था ये शहजाद साहब कि यहाँ पे जब से पीटीआई की हुकूमत आई है मुख्तलिफ लोग गए हैं और जाकर वो प्रपोजल भेजते हैं कि आप हमें ठेका दे और हम एसेट्स ढूंढेंगे। जब उनसे शहजाद अकबर साहब ने इसमें कल शाहजेब के शो पे ये सही कहा कि उनसे जब पूछा जाता है कि वो एसेट्स हैं किधर, कुछ हमें उसका क्लू दें, सबूत दें, सबूत नहीं होते। कहा यह जाता है कि आप हमें उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट दें जो तकरीबन 20 साल पहले नैब ने दिया ब्रॉडशीट को और 65 मिलियन पड़े और एक ऐसा यानी वाइल्ड गूस चेज किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि जिनके बारे में एफर्ट ये होती है और अब की बार भी ब्रॉडशीट ने यही एफर्ट की। बहुत बहुत वही कॉन्ट्रैक्ट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा शाह हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय मजालिम जारी हैं उस हवाले से पाकिस्तान तो आवाज़ उठाता रहा है और इसके बाद दुनिया ने भी उसका नोटिस लिया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या यूरोपियन पार्लियामेंट, उन्होंने इस हवाले से बात की है कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, भारतीय रियासती दहशतगर्दी है। और इस हवाले से 2 रोज़ पहले यूके की पार्लियामेंट में भी बहस हुई और सख्त तनकीद की गई है कि जिस तरीके से भारतीय फ़ौज की जानिब से वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है। इस हवाले से बरतानवी पार्लियामेंट ने क्या कहा है, सुनिए। Since the start of 2019 siege, the Kashmiri people have been shut off from the entire world, occupied by over 600,000 Indian soldiers. Britain has sold more than $500 million worth of arms to India, arms that will contribute to the blood of the Kashmiri people. Without the reassurances from the UN, we can't be sure we are not contributing to a genocide. The time to act is now. The current crisis has been deliberately instigated by the Indian authorities, and also the change to property law to try and change the facts on the ground in Kashmir fundamentally by changing the population and therefore trying to secure a different outcome to a possible referendum. And until the people of Kashmir have the most fundamental of all human rights, which is to live safely and to be free from fear, we must and we will continue to stand with the people of Kashmir. There are people in Kashmir who have been waiting 15 years for a trial, and there's not a word from the international community in respect to this. Torture is commonplace. Young people disappearing. Then I had the women and children. They were desperate for my help. They were begging me. And that shouldn't be happening. We're in the 21st century. We need to be doing something. बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस अब बाकायदा ये मुतालबा कर रहे हैं, अपनी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि एक वाज़ेह पोजीशन हमें इस मामले पर लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान पहले भी पोजीशन ले चुका है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, ये पाकिस्तान के बयानिए की भी जीत है क्योंकि पाकिस्तान तो इस आवाज़ को उठाता रहा है, इसके बाद आलमी इदारों ने भी इस आवाज़ को उठाया कि हाँ मकबूजा कश्मीर में खिलाफ वर्जी हो रही है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, और अब यूके के पार्लियामेंटेरियंस भी यही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान इस पर मज़ीद कैसे कैपिटलाइज कर सकता है ताकि जो मकबूजा कश्मीर में लोग हैं उनके लिए आसानियां पैदा हों? देखिए शहजाद, पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान मुसलसल कहता चला आ रहा है पिछले 2 साल से, अब
उसको दुनिया ने तस्लीम करना शुरू कर दिया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन में ह्यूमन राइट्स पर एक बहस हुई, फिर आपने देखा कि यूएस कांग्रेस में इस पर तबादला ख्याल हुआ, आपने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल के 3 इजलासों को ब्रीफ किया गया और अब हाउस ऑफ कॉमन्स में इस पर एक बात हुई है। और बात क्या हुई है? हिंदुस्तान का मौकिफ रहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान इस पर क्यों इतना सीख पा हो रहा है। इस डिबेट ने जाहिर किया है कि ये मसला अंदरूनी नहीं है, ये एक बैन-अक़वामी मसला है, हल तलब मसला है। सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं और इससे आप आंख चुरा नहीं सकते। हिंदुस्तान ये तासुर देता रहा है कि वहाँ हालात मामूल की तरफ आ चुके हैं और अब कोई वहां मसला नहीं है। और ये डिबेट कहती शाह साहब ये भी फरमाइएगा कि बातें तो इस पर बहुत हुई हैं, तमाम इदारे बात करें, यूके पार्लियामेंटेरियंस इस पर बात करें, लेकिन इन बातों को एक्शन में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है? आपने खुद इशारा कर दिया और आपने कहा कि दुनिया मसलतों की शिकार है। इस वक्त हो रहा क्या है? इस वक्त जो दुनिया की एग्जीक्यूटिव्स है ना, वो भारत की जो मार्केट की जो उनकी अट्रैक्शन है, जो एक नई रीअलाइनमेंट है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो अपनी पॉलिसियां बना रहे हैं। लेकिन पब्लिक ओपिनियन को चेंज कौन कर सकता है? पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर सकता है मीडिया, पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर सकती है पार्लियामेंट। और अब जब पार्लियामेंट ने बात करनी शुरू कर दी है, पब्लिक ओपिनियन को चेंज करती है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज। ये तीनों अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता मुतहर्रिक होती हुई दिखाई दे रही हैं और वो पाकिस्तान के नुक्ता नजर की तायीद कर रही हैं। इससे हमारा जो मुकदमा है उसको तकवीयत मिल रही है और मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको उजागर करने में कामयाब हो जाते हैं, इंटरनेशनल मीडिया अगर हमारा इस पे साथ देता है, तो ना चाहते हुए भी उनकी एग्जीक्यूटिव साइड को इसका नोटिस लेना बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये इंपॉर्टेंट बात है कि भारत इसको अपना अंदरूनी मामला कहता था, लेकिन दुनिया अब इस पर बात कर रही है और ये वाज़ेह हो चुका है कि ये अंदरूनी मामला नहीं है भारत का, ये बैनुल अक़वामी इशू है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।